स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डीएलएडी सेकेंड ईयर की विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक। इस सब्जेक्ट में हमने भौतिक संसाधन पढ़ चुके हैं। कौन से पढ़ चुके हैं? विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। इसमें हम पढ़ चुके हैं भौतिक संसाधन पढ़ चुके हैं कि भौतिक संसाधनों में प्रबंध की क्या भूमिका है, किस प्रकार का विद्यालय भवन होना चाहिए, किस प्रकार की पुस्तकालय होनी चाहिए, किस प्रकार का शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ चुके हैं इसमें प्रयोगशालाएं क्या हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे प्रशासनिक स्तर तथा मानवीय संबंध। प्रशासनिक स्तर तथा मानवीय संबंध। मानवीय संबंध यानी स्तर तथा मानवीय संबंध यानी प्रशासनिक स्तर पर मानवीय यानी मानवीय जो संसाधन है वो क्या क्या है। तो विद्यालय प्रबंध के जो हैं, विद्यालय प्रबंध के जो मानवीय संबंध हैं, विद्यालय प्रबंध के जो मानवीय संबंध हैं उसमें आता है प्रधानाचार्य, अध्यापक और विद्यार्थी। ये तीन ऐसे हैं जो मानवीय संसाधन हैं विद्यालय के, यानी प्रबंध के तीन ऐसे मुख्य हैं जो विद्यालय प्रबंध की मानवीय संसाधनों से संबंध रखा जाता है। ठीक है। और इनके मध्य परस्पर संबंध होना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रशासन शिक्षक संबंध। सबसे पहला क्या आता है? प्रशासन शिक्षक संबंध। प्रशासन शिक्षक संबंध। प्रशासन शिक्षक संबंध में क्या है? शिक्षक तथा प्रशासन मूल रूप से मानवीय संसाधनों की आधारशिला है। ये मानवीय संसाधनों की क्या है? मानवीय संसाधनों की आधारशिला है। आधारशिला है। मानवीय संसाधनों की क्या है? आधारशिला क्या है? प्रशासन और शिक्षक। यानी इन दोनों का संबंध, प्रशासन और शिक्षक का संबंध मानवीय संसाधनों की क्या रखता है? आधारशिला रखता है। शिक्षक प्रशासन के परस्पर संबंधों का प्रभाव विद्यालय में देखा जाता है। विद्यालय में सबसे ज्यादा संबंध किसका देखा जाता है? प्रशासन और शिक्षक का। कि प्रशासन और प्रबंध का कैसा संबंध है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी कार्यशैली कैसी है, उनकी क्रिया करने की प्रगति क्या है। तो प्रशासन एक प्रकार का सामाजिक इंजीनियर है। प्रशासन क्या है? प्रशासन क्या है? एक सामाजिक इंजीनियर। सामाजिक इंजीनियर कौन है? प्रशासन है। एक सामाजिक इंजीनियर की संज्ञा दी है प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन एक सामाजिक इंजीनियर जो उस विद्यालय की मानवीय संसाधनों को व्यवस्थित करने का काम करता है। और ये काम किसका होता है? प्रशासन का काम होता है। ठीक है। उसे इस प्रकार के संबंधों का निर्माण करना चाहिए, उसे इस प्रकार के संबंधों का निर्माण करना चाहिए जिससे संगठन के कार्यों की व्यक्ति की समझ बढ़े और अपनी अधिकार प्राप्त कर सके। उनका ऐसा संगठन होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य संचालित कर सके। ये संगठन करने वाले लोगों को देखने वाली भौतिक सुविधाओं की दक्षता को प्रभावित करता है। यानी ये प्रशासनिक संगठन भौतिक सुविधा को बढ़ाता है। यानी प्रबंधन का काम, प्रशासन का काम क्या है? भौतिक सुविधाओं को भी संगठित करने का काम कौन करता है? मानवीय संसाधन में प्रशासन कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद है इसकी छवि अच्छी होनी चाहिए, इसका कार्यशैली अच्छी होनी चाहिए, प्रशासन और शिक्षक के मध्य संबंध अच्छा होना चाहिए जिससे कि कार्य अच्छी तरह से संचालित हो सके और एक ऐसा संगठन है जो भौतिक संसाधनों को विकसित करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक संबंध। प्रधानाध्यापक
और शिक्षक संबंध, यानी प्रधानाध्यापक और शिक्षक संबंध कैसा होना चाहिए। तो देखो, प्रधानाध्यापक की सबके साथ तो नहीं बनती है, लेकिन इनके मध्य संबंध अच्छा और मधुर होना चाहिए, तभी दोनों के मध्य कार्य संचालित हो सकता है। क्योंकि दोनों में, कहने का मतलब ये है कि अगर हम वास्तविकता से देखें तो कम वेतन अगर अध्यापक को मिलता है तो अध्यापक अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता है। अगर वेतन अच्छा मिलता है और उसकी वेतन कम मिलते हुए भी अगर उनका सम्मान अधिक होता है तो वो कार्य अच्छी तरह से कर पाता है। इसलिए प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के मध्य संबंध अच्छा होना चाहिए। शिक्षक के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करे जिससे उसके कौशल कार्यों में वृद्धि हो। अगर अध्यापक के शिक्षण कार्यों की प्रशंसा करता है तो अध्यापक के शिक्षण जो कार्य हैं उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके कार्य की सराहना होगी, तो अध्यापक क्या करेगा, उसमें और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। यानी वो एक प्रशासन की नज़र में एक अच्छा कार्य करने की आगे अग्रसर रहेगा। क्योंकि इन दोनों के मध्य संबंध मधुर होने चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक हो संभव हो समूह में किसी शिक्षक विशेष की बुराई करने से प्रधान को बचना चाहिए। यानी प्रधानाध्यापक को किसी भी अध्यापक की क्या नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी भी अध्यापक की बुराई नहीं होनी चाहिए प्रधानाध्यापक के, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि प्रधानाध्यापक को किसी भी शिक्षक की बुराई से बचना चाहिए। अगर शिक्षक की बुराई करते हैं तो उसमें कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। इसलिए जो प्रधानाध्यापक है उसके मध्य और शिक्षक के मध्य अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उसके कार्यों की प्रधानाध्यापक को सराहना करनी चाहिए, जिससे कि उसके शिक्षण कौशल में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। और वृद्धि कब होगी, जब प्रधानाध्यापक उसके प्रति क्या करेगा, सम्मान रखेगा। ठीक है, कभी भी शिक्षक की बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षक व प्रधानाध्यापक के परस्पर संबंधों के विकास में कुछ संबंध बताए हैं, जिसमें पहला है कि शिक्षकों के साथ पितृत्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, पिता तुल्य व्यवहार करना चाहिए। यानी प्रधानाध्यापक को शिक्षक के साथ क्या होना चाहिए, पिता तुल्य संबंध होना चाहिए। दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, पिता तुल्य, यानी पिता के समान अपने जो शिक्षक हैं उनको पिता जैसा स्नेह देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानाध्यापक जिन शिक्षकों को नहीं चाहता वे भी उसे नहीं चाहते। ठीक है, अगर ये भी ध्यान रखना चाहिए प्रधानाध्यापक को कि जो अध्यापक प्रधानाध्यापक को नहीं चाहता है वो भी उनको प्रधानाध्यापक भी न चाहिए, क्योंकि वो काम बिगाड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि प्रधानाध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन अध्यापक है जो चाहता है, कौन अध्यापक है जो नहीं चाहता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया का भी प्रधानाध्यापक को ध्यान होना चाहिए। ये किसने कहा था, क्रिस्टोफर ने 10 बातें बताई थी कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक के मध्य क्या होनी चाहिए। तो पहला तो है कि पिता तुल्य व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पिता तुल्य व्यवहार। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि जो अध्यापक प्रधानाध्यापक को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और प्रधानाध्यापक नहीं चाहता है और अध्यापक भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, अध्यापक भी जो नहीं चाहते हैं उनका उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 का है प्रत्येक शिक्षक का उसकी अच्छाइयों से देखना चाहिए। इसमें देखने में हम व्यक्ति को क्या चाहते हैं, यानी प्रत्येक शिक्षक की अच्छाई देखनी चाहिए। तीसरा इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक शिक्षक की अच्छाई देखनी चाहिए कि शिक्षक की क्या देखनी चाहिए, अच्छाई, कि शिक्षक में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, तो उसकी अच्छाई विशेष रूप से क्या देखनी चाहिए, उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। इसके अलावा यदि संभव हो तो प्रशासनिक कदमों को रोकना चाहिए जिससे व्यक्ति विरोध न करे। यानी कोई भी प्रशासनिक कार्य उस प्रशासनिक व्यक्ति को रोकना चाहिए जो उसके विरुद्ध कार्य संपादित करते हैं।
यानी कोई अध्यापक के विरुद्ध प्रशासनिक कदम उठाते हैं तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को क्या करना चाहिए, प्रधान अध्यापक को रोकना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी कोई उन पर ज़्यादा दबाव डालता है शिक्षकों पर, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधान अध्यापक को क्या करनी चाहिए, रोकनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक के प्रति क्या होना चाहिए, उनको समर्पित होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी किसी शिक्षक की आम बैठक में आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी। पांचवा क्या बताया इन्होंने, कभी भी आम बैठक में अध्यापक की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यानी संस्था प्रधान को या प्रधानाध्यापक को कभी भी आम जो बैठक होती है, जो सार्वजनिक बैठक होती है, अध्यापकों की बैठक होती है, अभिभावकों के साथ बैठक होती है, उस बैठक में कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए अध्यापक की। अगर अध्यापक की आलोचना करते हैं तो उसमें क्या होता है, भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। आलोचना ही नहीं चाहिए। कभी भी ये प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि वह गलत है, और कभी भी ये प्रमाणित ना करे, कभी भी यह प्रमाणित ना करे कि वह गलत है। यानी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं समझे कि वो अध्यापक गलत है, या ये प्रमाणित ना करे सबके सामने कि इस अध्यापक की ये गलती है, तो प्रमाणित करने की आवश्यकता ना करे। यानी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मध्य संबंध ऐसा होना चाहिए कि कभी भी सार्वजनिक बैठक में उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्या करना चाहिए, कभी भी ये प्रमाणित ना करे कि यह अध्यापक गलत है या ये शिक्षक गलत है, तो दोनों के मध्य क्या हो सकता है, संबंध खराब हो सकता है। तो प्रधानाध्यापक को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा है शिक्षकों से मिलने के सभी अवसरों को विद्यालय उन्नयन सर्जन के कार्यों में लगाना चाहिए। यानी शिक्षकों से मिलने वाले सभी कार्य, शिक्षकों से मिलने वाला जो समय है, शिक्षकों से मिलने वाला जो कार्य है, या शिक्षकों से कभी भी मिला जाता है, उस समय केवल विद्यालय विकास की स्थितियों की बातें करे, न कि घर की बातें करे। केवल क्या करे कि विद्यालय कमेटी जो है बना रखी है, विद्यालय के जो शिक्षक हैं, तो प्रधानाध्यापक को जब भी मिले, विद्यालय के शिक्षक जब भी मिले, उसको विद्यालय के प्रति ही उसको सर्जन करने के, उसके विकास की पद्धति के बारे में ही अध्यापकों के साथ क्या करे, बातें करनी चाहिए। इसके अलावा सामूहिक लक्ष्य से प्राप्त हुए व्यवस्थित लाभों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सामूहिक जो लाभ हो उसमें व्यक्तिगत लाभ को छोड़ देना चाहिए। यानी सामूहिक जो विकास कार्य है, उन विकास कार्यों में व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना चाहिए। ठीक है। जैसे भवन निर्माण हो रहा है, घर पर सीमेंट का कट्टे ले जाए, ऐसा कार्य होना चाहिए कि उसमें व्यक्तिगत लाभ न देखकर सामूहिक लाभ में व्यक्तिगतता का लाभ का परिचय ना दे। ठीक है, ये संबंध होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रधानाध्यापक और अध्यापक के मध्य क्या संबंध होना चाहिए, विद्यालय के शैक्षिक प्रोग्राम का निर्धारण सभी के सहयोग से करिए। विद्यालय के जितने भी शैक्षिक कार्य हैं, शैक्षिक कार्यों का निर्धारण सबके सहयोग से करें। शैक्षिक कार्यों का निर्धारण सबके सहयोग से करें, सहयोग से करें। यानी जो भी कार्य करने हैं वो सबके सहयोग से करने हैं। जो भी प्रोग्राम निश्चित करना है प्रधानाध्यापक को, वो प्रोग्राम सबके सहयोग से करनी चाहिए। ये नहीं कि प्रधानाध्यापक ने अकेले ने डिसीजन ले लिया, सबके साथ मीटिंग लेनी चाहिए, सबके साथ सहयोग रखना चाहिए और सहयोग के साथ ही वो कार्य संचालित करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अध्यापक को उनको रुचि और योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी देनी चाहिए। अध्यापकों को उनकी रुचि और योग्यता, यानी जो व्यक्ति की योग्यता है, जो अध्यापक की योग्यता है,
और जिस अध्यापक में जिसमें रुचि है अध्यापक की, वही रुचि और योग्यता के अनुसार उनको कार्य संचालित करना चाहिए, यानी वही जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए। जैसे किसी को सांस्कृतिक प्रोग्राम की जिम्मेदारी है क्योंकि उसको सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम में उसकी रुचि अच्छी है, किसी को शारीरिक कार्यों में रुचि अच्छी है, किसी को एजुकेशन करवाने की रुचि अच्छी है। तो जैसे जैसे अध्यापकों की रुचि है उस रुचि के अनुसार ही उनको कार्य की जिम्मेदारी देवे। विद्यालय के भिन्न भिन्न कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करें, यानी विद्यालय के मध्य जो कार्य हैं उन कार्यों के मध्य समन्वय यानी समायोजन स्थापित करें। ये नहीं कि किसी ने गलत कर दिया तो वो उसका सहयोग ही ना करे, उसका सहयोग भी करे, उसमें समन्वय भी बैठाए, समायोजन भी करे, जिससे कि कार्य अच्छी तरह से विद्यालय का संचालित हो सके। शैक्षिक प्रोग्राम, उक्त विषयों का चुनाव इन विषयों के शिक्षण के लिए उचित और योग्य अध्यापकों के बीच कार्यों का बंटवारा करें, उनकी शारीरिक और मानसिक नैतिक विकास के लिए आवश्यक क्रियाओं का उपयोग करें। जो भी बच्चे की शैक्षिक प्रोग्राम है उस शैक्षिक प्रोग्राम में अध्यापक को ये भी देखें कि जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उस शिक्षण कार्यों में बच्चे की शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो सके। इस प्रकार के प्रोग्राम क्या करें, फिक्स करें, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार के संसाधनों के बारे में उन्हें मानवीय संसाधनों के बारे में क्या किया है, संचालित किया है। तो मानवीय प्रशासनिक संसाधनों में आप यहाँ पढ़ा है कि प्रशासनिक जो स्तर है उसमें मानवीय जो संबंध है, मानवीय संबंध में हमने देखा है कि मानवीय संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सार्वजनिक शक्ति है, क्योंकि मानवीय संसाधन बगैर भौतिक संसाधनों का विकास संभव नहीं है। तो हमने भौतिक संसाधनों के बारे में बहुत प्रक्रियाएं पढ़ी है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के अंदर हम प्रशासनिक प्रक्रिया पढ़ते हैं कि प्रधानाध्यापक या प्रशासन, शिक्षक और विद्यार्थी, ये विद्यालय प्रबंध के मुख्य क्या है, मानवीय संसाधन है, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो इसके लिए जो पहला है उन्होंने बताया कि प्रशासन और शिक्षक के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, या प्रधानाध्यापक और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। तो प्रशासन या प्रिंसिपल और शिक्षक मानवीय संसाधनों की क्या मानी गई है, सामाजिकता की क्या मानी गई है, आधारशिला मानी गई। और ये मानवीय संसाधनों की आधारशिला है, मानवीय संसाधनों की ये तीनों आधारशिला है। इसका मतलब है कि ये भौतिक संसाधनों का भी विकास करते हैं, क्योंकि भौतिक संसाधन भी मानवीय संसाधनों पर आधारित है। जो भौतिक संसाधन है वो भौतिक संसाधन किस पर आधारित है, मानवीय संसाधनों पर आधारित है। तो मानवीय संसाधनों की आधारशिला किस पर टिकी हुई है, भौतिक संसाधनों के, भौतिक की किस पर टिकी हुई है, मानवीय संसाधनों पर टिकी हुई है। इसीलिए इसको, प्रशासन को क्या माना गया है, सामाजिक इंजीनियर की संज्ञा दी गई है कि प्रशासन जो है वो समाज का इंजीनियर है, क्योंकि समाज में अच्छे और सभ्य नागरिकों का निर्माण एक विद्यालय करता है, और विद्यालय का निर्माण करने में सहयोग होता है किसका, प्रशासन का होता है, मानवीय संसाधनों का होता है, क्योंकि मानवीय संसाधन ही सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो इसी में बताया कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, तो पिता तुल्य संबंध होना चाहिए। प्रधानाध्यापक शिक्षकों का क्या माना जाए, पिता माना जाए। जैसे पिता स्नेह रखता है वैसे ही जैसा व्यवहार करता है पिता अपने बच्चों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, वैसा ही व्यवहार प्रधानाध्यापक को शिक्षक के साथ करना चाहिए। तो इसमें क्रिस्टोफर ने 10 बातें बताई हैं कि एक प्रधानाध्यापक और शिक्षक के मध्य कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक तो पिता का जैसा व्यवहार करना चाहिए, एक कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी गलत प्रमाणित नहीं करना चाहिए, कभी भी अध्यापक को गलत नहीं बताना चाहिए। जो प्रधानाध्यापक को जानते हैं, चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हैं, जो प्रधानाध्यापक को नहीं चाहते हैं और जो अध्यापक भी नहीं चाहता है, प्रधानाध्यापक भी नहीं चाहता है, ऐसे शिक्षकों का से क्या होना चाहिए, उस प्रबंध कमेटी को दूर होना चाहिए। इसके अलावा उनको जैसा उनकी रुचि है, जैसी उनकी अभिरुचि है, वैसा ही जिम्मेदारी उसको दी जानी चाहिए। अगर उसके अलावा उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो कार्य संचालित नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की कई जिम्मेदारियां उनको बताई कि कभी भी शिक्षक की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उनको कभी भी अगर जो भी समन्वय, जो भी उसको समय मिले, उस समय उसको क्या करना चाहिए, जो समय मिले प्रधानाध्यापक को और शिक्षक के मध्य जब भी समय मिले तो विद्यालय प्रबंध की बातें या विद्यालय विकास की बातें ही उनको करनी चाहिए। कोई भी कार्य संचालित करते हैं तो उसके मध्य समन्वय होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति इनके मध्य होनी चाहिए। तो विद्यालयों के लिए प्रबंध बहुत जरूरी है, और विद्यालय के लिए प्रबंध जरूरी है, उतना ही जरूरी है विद्यालय के लिए मानवीय संसाधन होना, और मानवीय संसाधन विद्यालय स्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में, जो अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।